हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में शमसी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये गुलाम वंश के 8वें शासक माने जाते हैं तथा इनका शासनकाल 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक अर्थात लगभग 19 वर्षों तक का रहा है। एक प्रमुख रचनाकार थे मिनहाज उज सिराज के द्वारा रचित तबकात नासरी के अनुसार महमूद शाह एक आदर्श सुल्तान थे और उन्हें ही उन्होंने तबकात नासरी समर्पित की थी। इतिहासकारों के अनुसार सुल्तान रहते हुए भी महमूद शाह ने टोपी को सिलकर एवं कुरान की नकल करके उसको बेचते थे और उससे जो आय प्राप्त होती थी उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे, अर्थात वो एक धर्मपरायण मुसलमान थे। तो आइए ऐसे धर्मपरायण मुसलमान के संबंध में और उनके शासनकाल के संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब देखें, नसरुद्दीन महमूद शाह के ऐतिहासिक स्रोत। किसी भी इतिहास को जानने के लिए आवश्यक यह होता है कि ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं तथा वे कितने विश्वसनीय हैं। तो नसरुद्दीन महमूद शाह के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं ये 3 हैं: तारीख़ मुबारक शाही, तबकात नासरी एवं किताब रहला। इनके संबंध में थोड़ा सा हम देख लें। सबसे पहले तबकात मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखित ये रचना है। इसमें नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी, इस बात का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। दूसरी जो रचना है तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा फारसी भाषा में रचित है। इसके कुल 23 भाग हैं। इसमें 1260 ईस्वी तक का इतिहास है, जिसमें मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद शाह तक के शासनकाल की एवं बलबन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें मिलती है। इसे गुलाम वंश का शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया था और उन्हीं के नाम पे इसे लिखा भी गया था। चूँकि ये 1260 ईस्वी तक का ही इसमें इतिहास मिलता है, इसलिए 1265 ईस्वी में जब महमूद शाह की मृत्यु हुई थी तब उसके संबंध में इस ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा है किताब रहला। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। इसमें नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या 1265 ईस्वी में बलबन के द्वारा सत्ता पाने के लालच में की गई थी, इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसमें ऐतिहासिक स्रोत में मिलता है। आगे अब हम देखेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के संबंध में कि कैसे ये शासक बने और कैसे इनका शासनकाल रहा। तो 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। महमूद शाह नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति तुर्क चालीसा दल के नेता बलबन के हाथों में थी। बलबन चाहता तो स्वयं भी शासक बन सकता था, लेकिन अन्य तुर्क जो सरदार थे वो सरदार इसके विपक्ष में हो जाते, इसलिए इसने नसरुद्दीन महमूद शाह को ही शासक बनाया और वास्तविक शक्ति अपने हाथ में रखी। सत्ता संभालने के पूर्व महमूद शाह बहराइच के एक राज्यपाल थे। माना जाता है कि वे एक सरल हृदय, शांत प्रकृति के धर्मपरायण व्यक्ति थे। नसरुद्दीन महमूद शाह टोपी सीकर एवं कुरान की नकल करके अपना जीवन यापन करते थे। बलबन ने 1249 ईस्वी को अपनी पुत्री का विवाह महमूद शाह के साथ कर दिया। उसका उद्देश्य ये था कि ऐसे शक्तिशाली जो शासक थे जिनका शासन वो संभाल रहा था उनसे और उनके संबंध मधुर हो जाएं, और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया। इसके पश्चात नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया। अर्थात जब नसरुद्दीन महमूद उनके दामाद बन गए बलबन के, तो उन्होंने अपने ससुर बलबन को उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया तथा बाद में नायब ममलिकात का प्रधान का पद भी उन्होंने सौंप दिया। इससे बलबन की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई। अब जब बलबन की शक्तियाँ बढ़ी हैं तो बलबन ने क्या किया, देखिए, बलबन की जब शक्ति बढ़ गई तो पद प्राप्ति के पश्चात बलबन ने सभी उच्च पदों पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों को बैठाना शुरू कर दिया। उसने किसलू खां, जो कि उनका भाई था और उनका विरोधी भी था, उसके विरोध को शांत करने के लिए किसलू खां को उन्होंने अमीर हाजिर अर्थात मुख्य दरबारी अधिकारी बना दिया।
शेर खान जो उनका विश्वास पात्र था, उसे लाहौर एवं भटिंडा का इक़्तिदार बना दिया तथा अबू बकर को वजीर का पद प्रदान कर दिया। अबू बकर जो थे उनको क्या किया, उन्होंने वजीर का पद प्रदान कर दिया। 3 ये प्रमुख उसमें जो थे इनको पद दे दिए। इस पर बलबन ने अपने रिश्तेदारों को पद देने पर भारतीय मुसलमान एवं तुर्क मुसलमान तथा कुछ तुर्क जो शासक थे, चालीसा दल के वो थे सरदार थे, वो इनसे नाराज रहने लगे। उन्होंने इमामुद्दीन रेहान को अपना नेता बनाया। एक और नया शक्ति उभर कर आ गई, इमामुद्दीन रहमान, जो रहमान थे एक भारतीय मुसलमान थे, इनको अपना नेता बनाया। अब यहाँ पर 2 गुट बन गए, एक रेहान गुट जिसमें भारतीय मुसलमान एवं तुर्क मुसलमानों का समर्थन था, साथ में कुछ तुर्क सरदारों का भी समर्थन इनको था, और दूसरा गुट हो गया बलबन का गुट। रेहान ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद साहब को अपने पक्ष में कर लिया। रेहान जो था वो उन्होंने क्या किया कि तुर्क सरदारों के सहयोग से और अन्य मुसलमान जो मुसलमान थे उनको साथ लेकर उन्होंने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद को अपने पक्ष में कर लिया। इस पर रेहान के कहने पर सुल्तान ने 1253 ईस्वी को बलबन को वापस हांची जाने का आदेश दिया और उसके बाद फिर नागौर जाने का भी आदेश दिया। इन दोनों आदेशों को राजाज्ञा के कारण बलबन ने स्वीकार कर लिया। अब रेहान ने जब बलबन वहाँ से चला गया तो रेहान ने बलबन के विश्वास पात्रों को हटाकर उच्च पदों पर अपने व्यक्तियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। रेहान ने गयासुद्दीन बलबन के समय वजीर जो अबू बकर है उनको हटाया और उनके स्थान पर अपने पक्ष का एक जुनैदी को वजीर बना दिया। लाहौर एवं भटिंडा के सूबेदार शेर खां को हटाकर अरसला खान को वहाँ का सूबेदार बना दिया। इसी तरह दिल्ली का मुख्य काजी मिनाज उज सिराज जो कि तबकात नासरी के लेखक थे, उनको हटाकर उन्होंने शमसुद्दीन को मुख्य काजी बनाया। आगे हम देखेंगे गयासुद्दीन बलबन ने अपनी स्थिति कमज़ोर देखते हुए, जब गयासुद्दीन बलबन देखा कि उसकी स्थिति क्रमशः कमज़ोर होती जा रही, तो वह सेना लेकर अपनी शक्ति को समृद्ध किया और सेना लेकर वो दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। बलबन एवं रेहान की सेनाएं आपने सामने आ गई। अब यहाँ पर टकराव की स्थिति बन गई, दोनों दिल्ली की सेनाएं थी तो वो आमने सामने आ गई। तब युद्ध की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से नसरुद्दीन बीच में आ गए। नसरुद्दीन महमूद साहब जो बीच में आ गए और वहाँ के जो तुर्क सरदार थे वो भी बीच में आ गए, और जो तुर्क सरदार पहले रेहान के पक्ष में थे अब गयासुद्दीन बलबन के पक्ष में हो गए, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जो था वो वास्तविक तुर्क सरदार था और रेहान जो था एक भारतीय मुसलमान था। तो उन्होंने अपने पक्ष वालों को ज़्यादा महत्व दिया और इस कारण से युद्ध तो टल गया और रेहान को पहले बदायूं और बाद में बहराइच भेज दिया, और माना जाता है कि वहीं पर रेहान की मृत्यु हो गई, अर्थात बहराइच पर उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इस तरह से बलबन का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया। यहाँ दिल्ली में 1255 ईस्वी में मंगोल विद्रोह हुआ। मंगोल विद्रोह जिनने किया था वो किसलू खां था और मंगोल नेता हलाकू खां। ये इन दोनों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया, लेकिन बलबन ने अपने कूटनीति एवं प्रशासनिक चातुर्य से दिल्ली सल्तनत की मंगोलों से रक्षा की और इस आक्रोश को, विद्रोह को उन्होंने क्या किया, दबा दिया। आगे 1265 ईस्वी में अचानक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर इतिहासकारों का मत अलग अलग है। सरहिंदी की रचना तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई, किंतु इब्न बतूता की रचना किताब रहला के अनुसार उनकी मृत्यु जहर देने से हुई तथा बलबन ने उन्हें सत्ता के लालच में मरवाया, ऐसा माना जाता है। चूँकि नसरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था और इस कारण से नसरुद्दीन महमूद के बाद सत्ता की बागडोर गयासुद्दीन बलबन के हाथों में आ गई। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही शमसी वंश का भी अंत हो गया, क्योंकि शमसी वंश के ये अंतिम शासक थे। तो आने वाला जो वीडियो रहेगा वो गयासुद्दीन बलबन के संबंध में रहेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाले जो महत्वपूर्ण हैं गैसुद्दीन बलबन का शासनकाल, उसका वीडियो आपको सहजता से सरलता से प्राप्त हो जाए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अपने अन्य साथियों को भी ये वीडियो सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।